हाय दोस्तों, सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर फॉर सीए इंटर जुलाई 21। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर था और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा हटके क्वेश्चंस थे जो कि नॉर्मली हम एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे हम अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, पता है वो किस चीज़ से बिलोंग करता है? ABC एनालिसिस का क्वेश्चन था। इट वॉज़ वेरी ईजी। और अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने यहाँ पे बता दिया था कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। तो 15% से ज़्यादा शेयर वालों को वो ए कैटेगरी में रखते हैं, 6% या उससे लेस वालों को सी में रखते हैं, मतलब उसके बीच वालों को बी में रखते हैं। तो बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था। यूनिट कॉस्ट और यूनिट्स दी है, आपको बस इसकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये जो वैल्यू आती इससे आपको यहाँ पे रैंकिंग देनी थी, 1 से लेके 6 तक की रैंकिंग देनी थी और परसेंटेज निकालना था। तो जो भी 15% से ऊपर होता है उसको ए में, जो 6% से नीचे होता है उसको सी में और बचे आइटम्स को बी में लेना था। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। और अच्छी चीज़ ये कि परसेंटेज उन्होंने इंडिकेट सीधे कर दिए कि क्या बेसिस लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम ABC एनालिसिस। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन क्लास में कवर होता है, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, पर अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पर आया है। सेकेंड क्वेश्चन फिर भी इजी है, स्टेप लैडर मेथड क्वेश्चन में फॉलो करनी है। और उन्होंने बताया है कि जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके खर्चे को बांटना है एरिया के रेशियो में, और जो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है उसको बांटना है एम्प्लॉयज़ के रेशियो में। तो द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख के इस तरीके से पूरा का पूरा बांटना था। अब एक सवाल इसमें आता है कि सर इसमें ये नहीं बताया किसको पहले बांटना है किसको बाद में बांटना है। मैंने चीज़ पता है क्लास में इंडिकेट करी थी, अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए कि स्टेप लेटर मेथड में किसको पहले बांटना है किसको बाद में बांटना है, तो ये देखा जाए कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा परसेंटेज में सर्विसेज दे रहा है। तो आप क्या करें, इस ओवरऑल जितने भी एरिया आ रहे हैं उसका परसेंटेज निकाल लें और एम्प्लॉयज़ का भी ओवरऑल परसेंटेज निकाल लें। जो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ज़्यादा परसेंटेज में सर्विसेज दे रहा है वो पहले बांटेगा। और जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट को 15% सर्विस दे रहा है फॉर एग्जांपल, और अगर पर्सनल डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को 5% ही दे रहा है तो पहले मेंटेनेंस बटेगा फिर पर्सनल बटेगा। तो जिसका परसेंटेज हाई है वो पहले बटेगा और जिसका परसेंटेज लो है वो बाद में बटेगा। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आपके खर्चे बढ़ जाएँ तो उसके बाद उनको नंबर ऑफ़ आवर्स से डिवाइड कर लेना और उससे रेट पर आवर निकाल लेना। तो सेकंड पार्ट और इजी था। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है और वो है रैंकिंग। आपको इसमें रैंकिंग देनी पड़ रही है और रैंकिंग इनके परसेंटेज के हिसाब से आएगी कि कौन कितने परसेंट किसको दे रहा है वो निकाल लीजिए। जो हायर परसेंटेज दे रहा है वो पहले बांटेगा, जो लोअर परसेंटेज दे रहा है वो बाद में बांटेगा। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, 5 मार्क्स और ईजी थे। अगला क्वेश्चन तो हमारे क्लास का ही क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं नोट्स का जो हमारा क्लास वर्क का पहला क्वेश्चन है ये उससे मैच होता है, जहाँ पे आपको EOQ जैसा ही एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन है वो निकालना है। बेसिकली हमको EBQ निकालना है और EBQ का फॉर्मूला 2AOC के जैसे ही होता है, बस ये हो जाता है 2AS/C, जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह सेटअप कॉस्ट आ जाती है। ये चीज़ जॉब एंड बैच कॉस्टिंग के वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी। जिन लोगों ने YouTube पे भी जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का वीडियो देखा था वहाँ मैंने आपको EBQ निकालना सिखाया था। और जिसको EOQ आता है उसे भी पता है कि बस ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह सेटअप कॉस्ट रखना है तो हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकल के आ जाता है। बहुत ही ईजी है, जॉब और बैच कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर ही कवर हो जाता है। अगेन इट इज़ ए वेरी ईजी क्वेश्चन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ही ये क्वेश्चन है और नेक्स्ट में दोनों को कंपेयर करके एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालनी थी कि अगर हम EBQ पे ऑर्डर ना करके 15,000 वैक्सीन पे जाएँ तो हमारा डिफरेंस अमाउंट क्या निकल के आएगा। मैं अभी एक्चुअली आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं आपको आंसर्स बता दूँ और आपसे कुछ छोटी मोटी एरर हो गई होगी तो आप फालतू डिप्रेस हो जाओगे। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने ये अप्रोच फॉलो की है या नहीं की है। अभी हम आंसर्स की बात नहीं करते बिकॉज आंसर्स आपको बाद में जाके सजेस्टेड आ भी जाएंगे। नाउ इट डजेंट मैटर कि आंसर हमारा सही है या गलत है। आपकी अगर अप्रोच सही है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगी और आप इजीली पास हो सकते हो। अगला क्वेश्चन अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन भी क्लास में कवर होता है। इंडिफरेंस पॉइंट है, ऐसा कैसा मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, क्लास में याद करो। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कॉन्सर्ट वाला, जहाँ पे मैंने आपको इंडिफरेंस पॉइंट का एक फॉर्मूला बताया था। और इंडिफरेंस पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक ही बात है।
चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उससे आपका कॉस्ट इंडिफरेंस आ जाएगा। और फाइनली बीईपी तो सबको आता है, बीईपी तो दोनों का इंडिविजुअली निकलेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आपकी ब्रेक इवन पर यूनिट्स भी आ जाएगी। तो अगर आपने वो कॉन्सर्ट वाला क्वेश्चन किया था, गाँव में रामलीला का प्रोग्राम है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था क्लास में, अगर वो आपने किया है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का ईजी क्वेश्चन है। मतलब शुरू के 4 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से अगर ढंग से किया जाए तो चांसेस फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल गलती की नहीं है, सेकंड में हो सकता है आपने रैंकिंग में गलती कर दी हो, थर्ड में गलती की नहीं है और फोर्थ में गलती की नहीं है। तो एक बच्चे ने अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाया हो तो भी 15 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत उसने ओवरहेड्स के क्वेश्चन में रैंकिंग लगा भी दी होगी तो आप 17 to 18 मार्क्स मान सकते हो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में इन 20 में से गेन कर सकते हो, 15 तो मान के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट। एंड अगर आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आता है तो मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम के वर्किंग नोट में जाएगा। WIP है, ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम के वर्किंग नोट में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल चला जाएगा। कैरेज इनवर्ट भी रॉ मटेरियल कंज्यूम के वर्किंग नोट के अंदर चला जाता है। डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। स्पेशल ड्राइंग जो होती है, स्पेशल वर्ड ये बताता है कि ये किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हायर चार्जेस ऑफ प्लांट भी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता है। रॉ मटेरियल रिटर्न किया, ये वर्किंग नोट में से, रॉ मटेरियल कंज्यूम के वर्किंग नोट में से माइनस हो जाएगा। और कैरेज ऑन रिटर्न जो है वो हमारा अल्टीमेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, ये एक तरह का एक मार्केटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के एग्जीबिशन में जा रहे हो तो मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जुड़ जाएगा। लीगल चार्जेस जो है ये अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आ जाएगा। ऑफिस स्टाफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। वेयर हाउसिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ WIP जो है वो स्टॉक अपनी अपनी जगह माइनस हो जाएंगे। स्टोर ओवरहेड्स है, मतलब इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री स्टोर ओवरहेड्स, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का ही पार्ट बनेगा। 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जुड़ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी अलग से दिए हैं, जो प्राइम कॉस्ट का 20% है, ये भी जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है जो भी आउटपुट आएगा उसमें से 10% रिजेक्ट हो जाता है और उससे 5,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू आती है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस हो जाएगी। 10% फिनिश प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं और उसको रेक्टिफाई करने में डायरेक्ट वेजेस का जो प्रपोर्शन है, मतलब जो भी हमारी डायरेक्ट वेजेस आ रही है उसका 10% निकाल के प्रपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस, तो अगर मान लीजिए आपकी 100 यूनिट बनी तो उसकी जो वेजेस आ रही है, मान लो उसकी वेजेस 2,000 रुपये आ रही है, तो 2,000 का 10% निकाल के जो प्रपोर्शनेट वेजेस आएगी 200, उसका 20% करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन है, और ये भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जोड़ दी जाएगी। और फाइनली आपका आउटपुट आ जाएगा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में 8,000 यूनिट। तो क्वेश्चन अच्छा था, मैं नहीं बोलूँगा एकदम फ्लैट क्वेश्चन था। तो इसमें एक्चुअली अपने को एक और चीज़ ध्यान रखनी थी कि 8,000 यूनिट का आउटपुट है, उसमें से 10% रिजेक्ट हो जाएगी, 10% तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे, और जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसका भी वही 8,000 ही फिनिश प्रोडक्ट है हमारा, उसका 10% हम यहाँ पे वेजेस का प्रपोर्शन करके इसको रेक्टिफिकेशन कॉस्ट में डाल देंगे। तो क्वेश्चन अच्छा था, चांसेस हैं इसमें मिस्टेक हो सकती है, पर अगर मैंने जो आपको गाइडलाइन दी है आपने उस क्वेश्चन के हिसाब से किया हो तो इसमें आप 7 to 8 मार्क्स आराम से मान के चलिए। तो पिछले वाले में 15 और इसमें 7 to 8 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, मतलब अभी तक आपके 23 मार्क्स तक आ गए, 22 मार्क्स तक अपन मान लेते हैं कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो इजी, सिंपल, आपको फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेना है और इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ पे आपको डिसाइड करना था कि किसको फर्दर प्रोसेस करें और किसको नहीं करें। सिंपल है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एक नोट्स में क्वेश्चन है हमारे, और वो क्वेश्चन है सनशाइन वाला, जॉइंट एंड बाय के अंदर। अगर आप उसको ढंग से देखोगे ना तो उन्होंने बस जीरोस कम किए, वहाँ पे 80 लाख रुपीज़ है और 20 लाख रुपीज़ है, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ है, इन्होंने बस इसमें ज़ीरोस कम कर दिए। वो सनशाइन ऑयल वाला एक क्वेश्चन है हमारे नोट्स के अंदर, उससे एग्जैक्ट मैच होता हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिप्टो क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने ज़ीरोस कम कर दिए, और उसमें भी सिर्फ उन्होंने क्या पूछ लिया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बतानी है। तो जॉइंट कॉस्ट बांटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर, जॉइंट कॉस्ट बांटनी नहीं है, सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करना है। तो ये 5 नंबर पूरे लड्डू हैं, 23 + 5 28 आराम से मिल सकते हैं। ये अगेन नोट्स में सनशाइन ऑयल वाले क्वेश्चन जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ईजी है, सेपरेशन। ये भी नोट्स के क्वेश्चन जैसा है। लेबर कॉस्टिंग में अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 के आसपास का देखोगे तो विल फाइंड आउट कि क्वेश्चन 16 और 17 इससे मैच होता है। वर्कर रिप्लेस दिया है, लेफ्ट और डिस्चार्ज दिया है, इजीली सेपरेशन और फ्लक्स मेथड लग सकती है। एक और चीज़ है इसमें, जो फ्लक्स लगेगा वो सिर्फ रिप्लेसमेंट और सेपरेशन जुड़ के लगेगा, क्योंकि न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन है तो एक्सपांशन वाले वर्कर्स तो वैसे भी होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे बस फ्लक्स कैसे हो जाएगा, रिप्लेस प्लस लेफ्ट सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट दोनों को जोड़ दीजिए, 75 डिवाइड बाई 500 फ्लक्स मेथड आ जाएगा। सेकेंड वाले में क्या करना है सर, इक्वलेंट मतलब होता है एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर निकालना। इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब होता है एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर निकालना। और अगर हम एम्प्लॉय टर्नओवर एनुअल निकालें तो यू कैन नोटिस कि कंपनी 31 जनवरी को चालू हुई है और ये 31 मार्च का है, मतलब ये 2 महीने का डेटा है। तो अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉय टर्नओवर 5% आया है तो उसको इंटू 12 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो हम 2 मंथ्स के एम्प्लॉय टर्नओवर को मंथ ईयरली ले आएंगे। तो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर में आपको करना क्या था, 2 महीने का जो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको ईयरली लेके आना था। तो आपको एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर निकालने के लिए अगर मान लीजिए 5% आपका अभी आ रहा है तो इंटू 12 डिवाइड बाई 2 कर लेते तो आपका टोटल मिला के इक्विवेलेंट दैट इज़ 30% का टर्नओवर निकल के आ जाता। तो इट वॉज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत ईजी है। तो 28 प्लस मैं मानता हूँ पहला वाला तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, तो 30.5 मार्क्स तो मैं यहाँ तक जोड़ देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपने गलती करी होगी तो भी 30% मार्क्स में ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिकन्सिलेशन का है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ अगेन, इसमें आपको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। आपका अगर नोट्स में आप अगर देखेंगे तो होमवर्क क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आई थिंक होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख सकते हैं, या क्लास वर्क देखेंगे नोट्स में तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, जहाँ हमको एक बार बनानी थी सिंपल कॉस्ट शीट और एक बार आपको फाइनेंशियल P&L बना के रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लेना था। तो जैसे नोशनल रेंट है ये कॉस्ट में आएगा, फाइनेंशियल में नहीं आएगा। ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है ये कॉस्ट में आ जाएगा, फाइनेंशियल में एक्चुअल वाले आ जाएंगे जो यहाँ पे हमको दिए हुए हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव 100% फिक्स्ड है, सेलिंग ओवरहेड कम्प्लीटली वेरिएबल है। तो इट्स नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक मॉड्यूल के अंदर भी है ऐसा ही क्वेश्चन। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपने मिस्टेक नहीं की होगी। एक बार सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है और एक बार फाइनेंशियल प्रॉफिट बनाना है। ईजिली 7 to 8 मार्क्स, मतलब मैं मान लेता हूँ अभी तक आप 38 नंबर गेन कर चुके हो अगर आप एज पर दिस चले हो तो। नेक्स्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन मॉड्यूल में ही है और ये क्वेश्चन नोट्स में भी है। नोट्स में मैंने मॉड्यूल से ही डाला है, कोई नया नहीं है, मैंने मॉड्यूल से ही नोट्स में डाला है। मॉड्यूल में आपको मिलेगा आई थिंक क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 2 या 3, आप एक बार देख लीजिएगा। मॉड्यूल में इलिस्ट्रेशन 2 और 3 है, वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट इन्होंने 3 ले लिए, पर ऐसा का ऐसा क्लॉज है कि कॉस्ट एलोकेटेड कितना है और अनयूज कैपेसिटी कितनी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30,000 लेबर का कॉस्ट ड्राइवर है और यहाँ पे अगर हम टोटल कॉस्ट ड्राइवर निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 24,000, मतलब 6,000 लेबर आर हमारी अनयूज कैपेसिटी है। इनटू एक्टिविटी रेट कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी भी निकल के आ जाएगी। अगर आपने मॉड्यूल का वो क्वेश्चन किया है, वो नोट्स में भी क्वेश्चन है, अगर आपने वो किया है तो आपको अनयूज कैपेसिटी वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आखिरी में उन्होंने पूछा एक कस्टमर का कॉस्ट शीट तैयार करनी है, तो इसमें कुछ नहीं था, उनका मटेरियल जोड़ना है, लेबर जोड़ना है और लेबर के हिसाब से एक्टिविटी रेट लगाना है, प्रोडक्शन 1 का एक्टिविटी रेट लगाना है और क्वालिटी इंस्पेक्शन का एक्टिविटी रेट लगाना है और साथ में डिज़ाइनिंग कॉस्ट ऐड कर देनी है। तो आपका टोटल मिला के कॉस्ट शीट बन जाएगी ईजिली और 20% कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ देने का। तो इस वाले पार्ट में तो बस कॉस्ट शीट बनानी है, तो कुछ नहीं, इनटू एक्टिविटी रेट करना है, लेबर आर इनटू एक्टिविटी रेट, प्रोडक्शन रन इनटू एक्टिविटी रेट और दिस इनटू एक्टिविटी रेट, मतलब ओवरहेड चार्ज करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। तो ये तो एग्जैक्ट मॉड्यूल से मैच होता हुआ क्वेश्चन है, इसमें मैं आराम से 8 मार्क्स गेन कर सकता हूँ कि 8 नंबर तो आप लोगों को इसमें आ ही जाने चाहिए। तो अभी तक हमारे आ गए थे 38 में 8 और जोड़ लेते, 46 तो आराम से गए। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप देखोगे तो 3 प्रोसेस दी है, उनके ओवरहेड्स दिए हैं और फाइनली उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस का नॉर्मल लॉस गायब है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन नोट्स में कौन सा है। आप नोट्स का क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में कराया था ABC वाला, जिसमें क्वेश्चन में C का नॉर्मल लॉस मिसिंग था। उसमें A और B का तो सिंपल प्रोसेस बन रहा था, पर C का नॉर्मल लॉस मिसिंग था तो हमने X रखा था और सिंपल रामबाण फॉर्मूला अप्लाई करके उसका परसेंटेज निकाला था। तो ये क्वेश्चन नोट्स के अंदर है।
क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा आपको नोट्स के अंदर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 9 होना चाहिए मेरे हिसाब से। इक्विवेलेंट के जहाँ क्वेश्चंस क्लास वर्क के खत्म हो रहे हैं, उसके बाद एक ABC का नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें बैलेंसिंग फिगर में C का नॉर्मल लॉस निकालना था। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर आराम से 8 to 9 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो 46 तो पहले ही आ गए थे, 8 और जोड़ लेते हैं, ये हो गए 54 आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का है, पर इस क्वेश्चन में मैं बोलूँगा कि इसमें कोई ऐसा अलग सेक्टर नहीं है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट पे जाना था। इंश्योरेंस सेक्टर का एक क्वेश्चन है। करना क्या था आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लेम, एम्प्लॉय कॉस्ट, पोस्टेज, पॉलिसी इंश्योरेंस, फैसिलिटी कॉस्ट, मार्केटिंग ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी सर्विसिंग, सेल सपोर्ट और IT कॉस्ट मिसिंग है। तो अपने को एक तो IT कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। फिर उन्होंने बोला नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड है 2800, टोटल इंश्योर्ड वैल्यू है 3500 और लिखा है कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू 0.02 है। तो एक तो आप 3500 करोड़ को 0.02 से टोटल कॉस्ट पर इंश्योर्ड वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर आपने 3500 करोड़ को 0.002 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। टोटल कॉस्ट में से ये सारी कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर में IT कॉस्ट आ जाएगी। तो आपका पहला काम तो बहुत इजीली आ जाएगा कि आप IT कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो। 3500 करोड़ का 0.002 कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट में से माइनस अदर कॉस्ट कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको IT कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को जितनी भी कॉस्ट है उसको मार्केटिंग, ऑपरेशन, IT और सपोर्ट में बांटना है। वैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाएगी, ये आ जाएगी हमारे ऑपरेशंस में। क्लेम मैनेजमेंट जो है वो भी आ जाएगी हमारे ऑपरेशंस में। एम्प्लॉई कॉस्ट भी हमारी ऑपरेशंस कॉस्ट होती है। पोस्टेज और लॉजिस्टिक्स जो होता है वो मेरे सपोर्ट फंक्शंस में आता है, तो ये सपोर्ट फंक्शन कॉस्ट हो जाएगी। पॉलिसी इशूइंग कॉस्ट अगेन ऑपरेशन कॉस्ट हो जाएगी। फैसिलिटीज़ कॉस्ट हमारी ये सपोर्ट फंक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ये मार्केटिंग में चली जाएगी। ये सेल सपोर्ट है, मार्केट डेवलपमेंट है, मार्केटिंग में चली जाएगी। सेल सपोर्ट में चली जाएगी और ये IT में चली जाएगी। तो ऐसे क्लासीफाई करना है और फिर जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको 2800 पॉलिसी से डिवाइड कर देना, तो आपको कॉस्ट पर पॉलिसी निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ना मॉड्यूल में है ना मेरे नोट्स में है। लेजिट बात करूँ तो ये क्वेश्चन ना मॉड्यूल में है ना नोट्स में है, पर कॉन्सेप्चुअली इसमें बच्चा मिस्टेक शायद सिर्फ क्लासिफिकेशन में करेगा। IT कॉस्ट तो वो निकाल लेगा, बस गलती कर सकता है सर ऑपरेशंस और सपोर्ट और मार्केटिंग में कहाँ बांटूँ। तो मुझे लगता है इसमें 5 में से 3 नंबर तो आप इजीली गेन कर सकते हो। तो 57 मार्क्स आप इजीली अभी तक ला चुके हो। अगला 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकाल के नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में क्वेश्चन होमवर्क का पहला क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 10 या 11 मिलेगा, 10 और 11, जहाँ पे हमने वर्क अनसर्टिफाइड का एक फॉर्मूला डेवलप किया था, कॉस्ट अप टू डेट इनटू वर्क अनसर्टिफाइड का परसेंटेज डिवाइड बाय कॉस्ट वर्क कंप्लीटेड का परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में वर्क कंप्लीटेड का परसेंटेज दिया हुआ है। आपको रिटेन्ड अर्निंग और 20% से वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये तो वर्क अनसर्टिफाइड भी नहीं निकालना है, वर्क अनसर्टिफाइड तो क्वेश्चन में दिया है, सॉरी मैं तो मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें तो आपको वर्क सर्टिफाइड यहाँ से निकल जाएगा, 1,30,000 डिवाइड बाई 80% से। वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, सारे एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, मटेरियल एट साइड दिया है, प्लांट दिया है जिसकी डिप्रिसिएशन के बाद वैल्यू दी है। तो ये तो लड्डू क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें तो आपको पूरे के पूरे 5 मिलने चाहिए। तो अभी तक हमको कितने मिल चुके थे सर? 54 + 3 46 + 8 हो गया था, 54 + 3 57, और ये 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, 62 तो आपके आ ही गए हैं। अगला क्वेश्चन अगेन आइडल टाइम वेरिएंस का क्वेश्चन है। इसमें एक तो क्वेश्चन में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया है 240 फेवरेबल। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको एक डेटा दिया है कि 100 वर्कर 25 यूनिट 1 घंटे में बनाते हैं। तो अगर हमको 40 आवर मिले हैं तो 40 आवर के वीक में कितनी बन जानी चाहिए? तो सर 1 घंटे में 25, तो 25 × 40 करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड, इसमें लेबर आवर निकालना था ना, तो हम SH ऐसे निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, SH हम ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। SH ऐसे आ जाएगा कि सर 960 डिवाइड बाई 25, ये हमारा स्टैंडर्ड आ जाएगा। 960 यूनिट और 1 यूनिट के लिए 25 आ रहे हैं, तो यहाँ से 960 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड आ जाएगा। आई थिंक हमारे स्टैंडर्ड आ रहे होंगे
940 निकाल लेंगे, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। 960 डिवाइडेड 25 कर लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड आर सबसे पहले निकल के आ जाएगा। अब अगर हम एक्चुअल आर की बात करें तो एक्चुअल आर पेड है 40 और एक्चुअल आर वर्कड आ जाएगा, कितना आइडल टाइम दिया हुआ है 5%, मतलब एक्चुअल आर वर्ड आ जाएगा 38। तो 40 आर एक्चुअल आर पेड है एक वर्कर का, इंटू 100 वर्कर कर लेंगे तो आ जाएंगे 4000 और एक्चुअल आर आ जाएंगे वर्कड आ जाएंगे 3800। तो एक्चुअल आर वर्कड है 3800, एक्चुअल आर पेड है 4000 और यहाँ से आपका स्टैंडर्ड आर भी निकल के आ जाएगा, एक वर्कर का इंटू नंबर ऑफ वर्कर कर लेंगे इंटू 100 तो वो भी निकल के आ जाएगा। सबकी रेट दी हुई है, ये है एक्चुअल रेट और इसमें 10, 20, 60 और दिया और एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा है। एक्चुअली इसमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है उससे आप इजीली स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हो। लेबर एफिशिएंसी आपको मालूम है, स्टैंडर्ड आर आपको मालूम है, एक्चुअल आर वर्कड आपको मालूम है, आप इसमें रिवर्स जाके स्टैंडर्ड रेट आ जाओगे क्योंकि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो हमारे पास ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है और एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल अवेलेबल है, तो बैलेंसिंग फिगर में आपको स्टैंडर्ड रेट मिल जाएगी और आप स्टैंडर्ड रेट का यूज़ करके इजीली सारे के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन किससे मैच होता हुआ है, इसमें सिर्फ एक रिवर्स कैलकुलेशन है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। अगर मैं उस पार्ट को छोड़ दूँ तो बाकी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे नोट्स के अंदर कवर्ड है। मैं आपको बता दूँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का, लेबर वेरिएंस का एक क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में कराया था, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें लेबर आइडल टाइम वेरिएंस भी है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 9 से मैच होता हुआ है। 10, 30 और 60 टोटल वर्कर्स भी दिए हैं, एक्चुअल रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। बस एक चीज़ नहीं है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस रिवर्स में दिया है तो आपको रिवर्स में जाके स्टैंडर्ड रेट निकालनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इजीली आ जाएगा, रेट आ जाएगा। गैंग वेरिएंस मतलब बेसिकली ये हमारा वॉल्यूम, गैंग वेरिएंस मतलब ये है हमारा मिक्स वेरिएंस। गैंग वेरिएंस इज बेसिकली मिक्स वेरिएंस को बोलते हैं। यील्ड वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है कि गलती ये हो सकती है कि अगर आपने रेट उल्टी नहीं निकाली तो शायद आप स्टैंडर्ड रेट नहीं निकाल पाओ। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसको आप 6 to 7 मार्क्स इसमें आ सकते हैं आपके, अगर आपने ढंग से सॉल्व किया होगा तो ये हो गए सब हमारे, अभी तक आ गए थे 62 पे। 62 में 7 मार्क्स और जोड़ लेते हैं, 69। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बजट का और इसमें तो मैं आपको बोलता हूँ पूरे के पूरे 10 नंबर आप गेन कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक, सेल प्राइस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिए, रॉ मटेरियल दिया है। ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर किससे मैच होता है, एक क्वेश्चन शुरुआत में है उससे भी मैच होता है, फर्स्ट क्वेश्चन से भी, और ये क्वेश्चन मैच होता है आखिरी में। मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन कराए थे इसमें क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेल दिया था और सारा बजट बनाना था। तो बहुत सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन मैच होता है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें तो आपको 10 पूरे मिलने चाहिए, मतलब अगेन 80 मार्क्स, 79 मार्क्स। तो कट शॉर्ट भी कर दूं और आपने अगर नोट्स और मॉड्यूल ढंग से किया हो तो 100 नंबर के पेपर में, अभी तो मैंने थियरी वाला क्वेश्चन तो लिया ही नहीं इसमें, लास्ट में थियरी वाला क्वेश्चन होगा वो तो अलग है ही सर, ऑप्शन वाला हम तो मान रहे हैं आपने सारे प्रैक्टिकल किए होंगे। तो भी 80 मार्क्स का पेपर तो कट शॉर्ट करने के बाद भी आपके आराम से आ सकते हैं। उसके बाद आपने अगर और बेटर तरीके से किया होगा तो यू कैन ऑल्सो स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 90। पर फिर भी मैं ये मानूंगा कि इस अटेम्प्ट का पेपर दूसरे अटेम्प्ट के पेपर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अगर मैं बाकी अटेम्प्ट से बात करूँ तो ये पेपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है दूसरे अटेम्प्ट के पेपर से। पर आई होप आप इसमें आराम से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। 80 मार्क्स तक एक बच्चा आराम से इसमें स्कोर कर सकता है अगर उसने अच्छे से मॉड्यूल और नोट्स की प्रैक्टिस की होगी तो। ठीक है, आई होप आपको रिव्यू में एक सेटिस्फैक्शन मिला होगा। मैं आप पे कैलकुलेशंस आपको करके नहीं दिखा रहा बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको अभी ये पता पड़े कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आई जस्ट वांट कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया है। तो थैंक यू सो मच। अगला पेपर आपका जो भी है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं आगे जीएसटी का जब पेपर होगा तो उसका भी रिव्यू आपको बना के डाल दूंगा। थैंक यू।